स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हॉट आइसोस्टैटिक प्रेसिंग के बारे में, यानी कि हिप के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, जब भी हम लोग मेटल के बारे में बात करते हैं तो कई बार ऐसे बात करते हैं कि मेटल है तो काम खत्म। वैसे नहीं होता है। आप कोई भी मेटल लीजिए, चाहे कोई भी एलिमेंट लीजिए, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, कुछ भी आप लीजिए, एलिमेंट या एलॉय, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक आप क्वालिटी नहीं समझ रहे हैं। यानी कि मैं आराम से आपको एक एल्यूमिनियम का पार्ट दे सकता हूं जो कि स्टील से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो ढंग से बनाया गया है, और स्टील अगर खराब बनाया गया है तो कमजोर हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वालिटी कैसा है मटेरियल का, उस पर डिपेंड करता है आप जो उससे सामान बना रहे हो वो अच्छा है कि नहीं। तो इसके लिए एक काफी बड़ा वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल है, जिसे हम लोग कहते हैं पोरोसिटी, यानी कि वो कितना एक्चुअली अंदर तक सॉलिड है। जैसे कि अगर आप कभी वेल्डिंग कर रहे हैं और उसको वेल्डिंग में हड़बड़ा के किसी ने कर दिया, स्टिक मार के कर दिए हैं, और उसको आप ग्राइंड किया तो वहां अगर छेद निकल रहा है तो ऑब्वियसली वो वहां से टूटेगा, क्योंकि वो कमजोर है, वन मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप कभी कास्टिंग करते हैं कि ठीक है मैंने लिक्विड मेटल को पिघलाया, उसे कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी वॉइड्स बनता है। वो पूरी तरह से ऐसा लिक्विड थोड़े पानी नहीं है, तो उसमें ट्रैप्ड गैसेस होते हैं, वो कई बार बबल्स बना देते हैं अंदर। कई बार श्रिंकेज होता है कि आप जितना मटेरियल डालें उसमें उतना प्रेशर नहीं, उतना मास नहीं है कि जैसे वो कूल हो रहा है तो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, अंदर में क्रैक्स पड़ जाते हैं। आपको बाहर से शायद नहीं दिखे, अंदर में होता है। और कई बार सॉलिड डिब्री रहता है, कचरा थोड़ा पड़ जाता है, वो अंदर में डिफेक्ट बना देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कहने को आप सोचोगे ना कि भैया मैंने लिक्विड लिया है, ऐसे डाल दिया सब चीज बल्ले बल्ले, ना जी ना, लाइफ इतना आसान नहीं है। तो और रहा बात की पाउडर्ड मेटल का, जब आप पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो स्टार्ट ही हुआ है पाउडर से। तो कितना भी आप उसमें मेहनत कर लीजिए कि उसमें हमेशा वॉइड्स रहेगा। कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर पाइएगा। तो वही है। और 3D प्रिंटिंग जब आप बात कर रहे हैं मेटल के बारे में, तो वो तो लेयर बाय लेयर बनाने से, बाय डिफॉल्ट लेयर भी छोड़िए, और जब जहां लेजर ट्रैवल कर रहा है वहां पे मेल्टिंग हो रही है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको बॉन्डिंग की जा रहा है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना एक परफेक्ट मेटल का पार्ट होगा। तो ये एक समस्या है, हर चीज में होता है। चाहे आप कास्टिंग कीजिए, ये इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको फोर्ज कीजिए। फोर्ज करके आप जब उसके हैमरिंग करते हैं कोई चीज को, तो उसका जितना मतलब डिफेक्ट्स है वो निकल जाता है। लेकिन हाँ, आपको पता है वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत टाइम भी खाता है फोर्ज करना। जैसे कि अगर गाड़ी का पिस्टन है, उसको आप लेके उसको डैम 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 करके फोर्ज कर रहे हैं, बहुत खर्चा आएगा, बहुत टाइम भी लगेगा, और सब चीज सही भी नहीं रहेगा। और हर चीज के लिए वो कर भी नहीं सकते। अगर आप मन भी है, बहुत सारे मेटल अलॉय फोर्जिंग नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो एक समस्या बन जाता है कि हमें मेटल से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी मटेरियल चाहिए। बहुत सारी चीज़, जैसे जेट इंजन हो, मेडिकल इम्प्लांट हो, ज्वेलरी हो, बहुत सारे चीज़ में आपको चाहिए कि नहीं, क्वालिटी अच्छा हो। तो अब किसी ने डेवलप किया, जिसे हम लोग कहते हैं हिप ने। बेसिकली यूएसए में लेट 50s में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, उसमें हुलुलुलु करने के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ। तो मतलब ये सबसे अर्लीस्ट मुझे वहीं तक मिला है। तो ये समझिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कुकिंग ऑफ पार्ट्स है। मतलब सामान लेते हैं, उसे कुक करते हैं बहुत हाई प्रेशर में और बहुत हाई टेम्परेचर में। कितना हाई टेम्परेचर? टेम्परेचर जनरली जो एलॉय आप डाल रहे हैं, इसके अंदर जो भी आप मटेरियल डालेंगे, उस एलॉय का 70 से 95% का जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, उतना ही आप रखेंगे। ऑब्वियसली आप कभी इसमें मेल्ट नहीं करना चाहिए। आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, जैसे टरबाइन का ब्लेड आपने बना दिया है, वो टरबाइन का ब्लेड पिघल नहीं जाए, लिक्विड ना हो जाए, इसलिए आप उससे थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे टेम्परेचर। और उसके बाद आप उस पर आइसोस्टैटिक करेंगे। आइसोस्टैटिक का मतलब होता है प्रेशर हर तरफ से आ रहा है। यानी कि इसमें ऐसा, अगर आप मैकेनिकली कोई चीज कंप्रेस करते हैं, जैसे हम लोग फोर्जिंग करते हैं, फोर्जिंग में एक दिक्कत आता है कि वो डायरेक्शनल होता है। सही डायरेक्शन आपका पड़ रहा है लोड के हिसाब से, बम बम, दाएं बाएं हुआ नहीं, काम नहीं करेगा। क्योंकि वो ये नहीं होता है, मतलब आप मार रहे हैं तो ठीक है, सारा ग्रेन ऐसे स्ट्रक्चर में है, सब पर बल्ले बल्ले, लेकिन ऐसे एक्सेस में वो कमजोर है। तो ये सब समस्या को हटाने के लिए आइसोस्टैटिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो हर साइड से इक्वली कुक हो रहा है, प्रेशराइज हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर का बात कर रहे हैं, वो हाई नहीं है, वो स्टूपिड है। वो कितना हाई प्रेशर है? 45,000 PSI तक जा सकता है, यानी कि लगभग 2000 बार। मतलब ये नंबर कितना पागल जैसा, आप ऐसे समझिए कि जनरली सीएनजी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, सीएनजी गैस जिस सब टैंक में डाला जाता है, वो 300-350 तक जाता है। हाइड्रोजन के लिए जो हुलुलुलु करते हैं, वो 600 बार्स तक जाता है। ये उससे भी बहुत ऊपर चलते हैं। ये इतना ऊपर चलता है कि जब अंडर सी के लिए सबमरीन्स बनाए जाते हैं, या अंडर सी के लिए वेसल्स बनाए जाते हैं, प्रेशर वेसल बनाए, उसको टेस्टिंग जो कहते हैं, उसमें कम प्रेशर लगता है कंपेयर टू दिस। मतलब कि आपको मरियाना ट्रेंच में आज जाइएगा, वहां कम प्रेशर है कंपेयर टू ये सब चेंबर के अंदर जितना प्रेशर हम लोग बना रहे हैं। ये पागल जैसा प्रेशर लगाता है, तभी वो आइसोस्टैटिक कर पाता है। मतलब हर छेद में अंदर से बाहर की तरफ दबाव पड़ रहा है।
और इसमें समझिए ये करने के लिए ऑब्वियसली आप इतना गर्म कर रहे हैं, मटेरियल रिएक्ट कर जाएगा। आप लोग देखते होंगे स्टील को अगर आप गर्म करते हैं, ऑक्सीडाइजेशन का लेयर बनता है, रंग बदल जाता है उसका। तो वो तो अच्छी बात नहीं ना, डैमेज हो जाएगा पार्ट। तो इनर्ट इन्वायरमेंट पे करते हैं। जनरली 3 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका वैक्यूम, कुछ कुछ डिज़ाइन में, लेकिन वो मैकेनिकल होता है, आइसोट्रोपिक खत्म हो जाता है। फिर एक होता है आपका हीलियम, बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट इतना सेंसिटिव होता है जिसमें लोग वो करते हैं। और फिर हो गया आर्गॉन, मेजॉरिटी में आर्गॉन मिलेगा। लो टेम्परेचर वाले में आपको नाइट्रोजन कभी कभी मिल सकता है। जनरली आर्गॉन ही करेंगे, मतलब सुत उठ के लोग आर्गॉन करते हैं। कुछ ही केस में, कुछ ही एलॉय में नाइट्रोजन कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन भले उतना रिएक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर जा रहे हैं तो वो रिएक्टिव होने लगता है। तो इसीलिए आर्गॉन से दबाया जाता है, या नाइट्रोजन से, या रेयर केसेस में हीलियम से। अब रहा बात की, ये समझना बहुत जरूरी, ये जो आप वेसल देख रहे हैं, ये प्लैनेट में अगर आप जानना चाहते हैं कौन आदमी है जिसके पास रिसर्च डेवलपमेंट है द बेस्ट, मतलब कि इसके अंदर बूम भी फोड़ दीजिए उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो यही लोग बनाते हैं। हिप में ही जो लगता है प्रेशर वेसल सबसे हाईएस्ट है। 2000 बार बहुत बड़ा नंबर है, मतलब पागल जैसा बड़ा नंबर है। तो अब बात करते हैं इसमें लगता क्या, पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला पार्ट होता है जाइंट प्रेशर वेसल, जिसमें दरवाजा हो। आपको ऑब्वियसली इसका दरवाजा खोल के निकालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। इसको अगर आप इंजीनियरिंग में समझना चाहिए तो ऐसा समझिए कि जो नेवल आर्टिलरी का जो बड़का सा प्यू प्यू होता है, उसमें जो लगता है सिस्टम, वहां जब बूम होता है तो उतना प्रेशर बनाता है ये। तो उस तरह का आपको डोर चाहिए ताकि वो एक्चुअली झटका बर्दाश्त कर सके। उतना प्रेशर अगर कमजोर डोर पे हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत बम बम प्रेशर वेसल रहता है और भरपुष्ट दरवाजा लगता है। फिर सिरामिक हीट शील्ड लगाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत गर्मी अंदर डाल रहे हैं और वो गर्मी आपका सीधा सीधा बाहर का मेटल पे टच करने लगेगा, बाहर का मेटल सॉफ्ट होने लगेगा, थर्मल सॉफ्टनिंग होने लगेगा और ओवर हीट होकर डैमेज भी हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली एक थर्मल शील्ड लगाया जाता है। और रहा बात की इतना हाई प्रेशर और इतना हाई टेम्परेचर को संभालने के लिए सिर्फ जनरली सिरामिक ही संभाल पाता है, और भी बहुत थोड़ा सा ही हेल्प करता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये शील्ड के अंदर ही गर्मी है बाहर नहीं है, बस बाहर थोड़ा कम हो जाता है। तो इतना फायदा होता है कि इसके इर्द गिर्द, मतलब जब भी आप कोई टब देखेंगे जो वेसल है उसके इर्द गिर्द वाटर कूलिंग जैकेट लगाया जाता है ताकि वो ठंडा रह सके। तो ये समझिए कि हम लोग आउटर वॉल से मतलब जो मेन स्ट्रक्चरल वाल है उसके सामने एक तो सिरामिक शील्ड लगाते हैं ताकि गर्मी बहुत ज़्यादा अंदर ना जाए। अब रहा बात, यहाँ हम लोग टेम्परेचर थोड़ा हाई बात कर रहे हैं, तो जनरली नॉर्मल नाइट्रोजन वायर इस्तेमाल किया जाएगा या कार्बन इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत पागल जैसा टेम्परेचर चाहिए तो जनरली कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं आपके पास सिवाय ग्राफाइट के। ग्राफाइट बहुत ऊपर जा सकता है, 3000 तक चला जाएगा। मतलब तो ग्राफाइट से हम लोग हीटिंग एलिमेंट क्यों नहीं बनाते, अगर वो उतना ऊपर जाता है वो जल जाएगा ना। इसीलिए आपको उसे इनर्ट एनवायरनमेंट में ही आप उसे हीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए, ग्राफाइट ही जाएगा। तो यहाँ डालिए पॉजिटिव नेगेटिव अल्ट्रा हाई करंट, मतलब कि आप 100 एम्प 500 एम्प किलो एम्प में जाइए, तब जाके आराम से आपका 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। अब रहा बात की, जनरली उतना का जरूरत नहीं पड़ता, मेजॉरिटी केसेस में आपको कार्बन वाले नहीं मिले, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर जैसे अगर आप सिरामिक्स के साथ काम कर रहे हो तो लोग बोलेंगे भाई आपको कार्बन वाला लेना। नॉर्मल हीटिंग एलिमेंट 1500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एल्युमिनियम का कोई एलॉय कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नौटंकी वाला चीज़ नहीं है, आपका काम हो जाएगा। तो जनरली इस सब के सिस्टम में चूंकि हम लोग को मेल्ट नहीं करना है, ये समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप मेल्टिंग का काम नहीं कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे 2000 काम हो जाता है। और लिक्विड कूलिंग करना पड़ेगा आपका आउटर वॉल का, नहीं तो उसमें धीरे धीरे वो क्रीप कर जाएगा। और फिर रहा बात की इतना हाई प्रेशर कहाँ से लाइएगा गैस का। अगर आप गैस का आर्गॉन टैंक्स भी लेते हैं तो वो बेयरली 100 बार्स का होगा या 150 बार्स का होगा। कहाँ से आप सिर्फ 2000 तक ले जाइएगा, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोलिक कंप्रेसर। ये हमको भी खोजने में बहुत टाइम लगेगा, हाइड्रोलिक कंप्रेसर क्या है। तो बात ये समझिए कि आप पहले एक इलेक्ट्रिक मोटर लेंगे, उससे हाइड्रोलिक एनर्जी निकालेंगे, वो हाइड्रोलिक एनर्जी से हाइड्रोलिक कंप्रेसर चलाएंगे, वो कंप्रेसर आपको गैस कंप्रेस करेगा। बोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना लंबा रास्ता। यहाँ पे समझिए हाइड्रोलिक एज ए गियर मैकेनिज्म काम कर रहा है। आप मैकेनिकली गियर डाउन करने की कोशिश करेंगे उतना नहीं काम करेगा, लेकिन हाइड्रोलिक बहुत हाई एनर्जी दे पाता है, बहुत हाई प्रेशर चल पाता है। तो उसके लिए ये पॉसिबल हो जाता है कि इसके अंदर आप ठूंसो, मतलब एकदम दबा के ठूंसो, तो वो ठूंस पाता है इसके अंदर काफी जोर से। मतलब आप समझ रहे हो 2000 बार्स तक का बात हो रही है, और हब में क्लियर करना, हर में 2000 तक नहीं जाता है, और बहुत एलॉय के लिए जरूरत नहीं, बहुत सारे के लिए 800 बार्स में ही काम हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए, आप अगर सिस्टम बना रहे हो और सिस्टम है कि नहीं सर ये पूरा देश को संभालने के लिए बना है, तो इसमें कोई कुछ भी डाले हमारे पास ओ हम प्रेशर नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली लोग अच्छा खर्च करते हैं। और फिर आपको इस पर सारा चीज़ लगेगा, ये कंट्रोल वाल्व्स लगेगा, उतना सारा प्रेशर है तो सीरियस है, और स्विचिंग विचिंग इलेक्ट्रिक सब ये सब भी करना है, क्योंकि कूलिंग रेसिपी के तौर पे होता है।
तो यही सारा कोर पार्ट्स है। पहले एक टब लीजिए, बड़का सा भरपुष्ट प्रेशर वेसल, बढ़िया भरपुष्ट ढक्कन, उसमें लगाइए आप सिरामिक शील्ड ताकि बाहर का वॉल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। फिर हीटिंग के लिए जनरली कार्बन हीटिंग एलिमेंट्स इस्तेमाल कीजिए, लिक्विड कूलिंग कीजिए आउटर वाले को, नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिक कंप्रेसर से दबा के प्रेशर डालिए, और फिर उसके आप जितना सारा कंप्यूटर कंट्रोल चाहिए वो सारा कीजिए। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, मतलब इसमें ज़्यादा हुआ नहीं चाहिए, बस भरपुष्ट चाहिए। ये भरपुष्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब सोवियत यूनियन वाला टेक्नोलॉजी, मतलब 1970 से लोग 1950 से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब चीज़ सॉर्टेड है, ज़्यादा इसमें माइक्रो कंट्रोलर ये हर साइड दीर्घ नहीं चाहिए, लेकिन अब भरपुष्ट चाहिए। अब बात करते हैं रेसिपी का। जनरली इस तरह के रेसिपी के बनाया जाएगा आपका कौन एलॉय है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये फाइनली ट्यून्ड होता है हर एलॉय के लिए। जैसे कि ये मैं जनरली बनाना चाहता हूँ, कोई मेरे को बता दो कि इंडिया में लोग ज्वेलरी में कर रहे हैं, तो बहुत शर्मनाक बात होगा कि अमेरिकन ज्वेलरी इंडियन ज्वेलरी से बेटर चल रहा है। दैट वुड बी शर्मनाक। तो हिसाब ये रहता है कि जनरली प्रेशर आप ऐसे बस ढंढा के नहीं बढ़ा देंगे, क्योंकि डैमेज हो जाएगा, पार्ट का जो ज्योमेट्री है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए उसको ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, मतलब पहले 100, फिर 200, 300, जनरली 30 से 60 मिनट तक का टाइम रहता है रैंप अप के लिए प्रेशर का। और फिर समझिए टेम्परेचर भी धीरे धीरे रैंप अप किया जाएगा ताकि थर्मल शॉक नहीं पड़े। और ये समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई मटेरियल को हीट कर रहे हैं और हर तरफ से हीट कर रहे हैं, आउटर सरफेस बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, अंदर नहीं हीट जाएगा। तो वो समस्या ना हो, धीरे से हौले हौले से आप उसे गर्म करना चाहेंगे। कुछ कुछ केसेस जैसे हम लोग कहते हैं थर्मल सोक, तो थर्मल सोक से फायदा ये पड़ता है कि थर्मल शॉक जो है, झटका जो लग रहा है वो कम हो जाता है और यूनिफॉर्मिटी आती है। तो आराम से आपका देख सकते हो कि 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक लगेगा कि मान लीजिए इसको 700 डिग्री सेल्सियस तक करना है, तो ऐसा नहीं कि फुल पावर डालो धड़ाक से 700 पहुंचा दो, नहीं, उसको धीरे धीरे रैम्प किया जाएगा, धीरे धीरे हौले हौले से, ताकि उस पर थर्मल स्ट्रेस ना पड़े, ताकि मतलब आपका जो ज्योमेट्री है वो बन चुका है, अब उसमें आप छेड़ेंगे नहीं। तो वो ज्योमेट्री जो है मेंटेन करने के लिए आपको ये सॉफ्टली चलाना है। फिर होल्ड टाइम आएगा जो आपका बम बम प्रेशर और बम बम टेम्परेचर, जहां पे मेन पकने का काम हो रहा है, यहीं पे मैजिक, बहुत जोर से कड़का, यहीं पे सारा काम होता है कि पोर्स जो है अंदर का, तो अंदर में हो क्या रहा है, अंदर में बहुत सारे ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े ग्रेन्स बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे जो छोटे ग्रेन्स हैं जो आपका कमजोरी लाता है, वो सारे एक दूसरे से शादी करने लग जाते हैं, तो छोटे छोटे ग्रेन बड़े हो जाते हैं। तो बड़ा होकर आपका ग्रेन बाउंड्रीज वॉइड्स जो है माइक्रोस्कोप से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिएगा, वो बहुत कम हो जाता है। मतलब जीरो तो नहीं होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं जाता, लेकिन ये ऑलमोस्ट, मतलब जहां से आप स्टार्ट किए थे वर्सेस जहां पे आप हैं, वो एकदम बम बम करता है। और ये पोर अंदर क्लोज होता है, प्लस डिफ्यूजन बॉन्डिंग होता है, यानी कि जो दो पार्टिकल्स हैं वो शादी कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन लेवल पे कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूद जा रहा है एक दूसरे में, इसीलिए इसका टेम्परेचर इतना हाई रखना पड़ता है। आप इतना हाई नहीं रखोगे कि मेल्ट कर जाए, लेकिन इतना लो भी नहीं रखोगे कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कूद ना पाए। तो इलेक्ट्रॉन कूदना जरूरी है, तब डिफ्यूजन बॉन्डिंग। और डिफ्यूजन बॉन्डिंग का मतलब कि मैं आपको काट के दूंगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा, बता नहीं पाइएगा कहाँ वेल्डिंग हुआ है, वो हर ग्रेन को ऐसे बाउंड कर देता है। तो ये काफी बढ़िया, यहीं पे मेन पूरा खेल आपका, जब पीक टेम्परेचर है और पीक प्रेशर है, यहीं पे वो सामान पक रहा है, और यहीं पे पकने के बाद आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो अति बम बम होगा। अब फिर समझिए कूल डाउन जो है वो कंट्रोल रहता है, धीरे धीरे उसे कूल डाउन करता है, नहीं तो शैटर कर सकता है डैमेज से। या कुछ कुछ केसेस में गैस क्वेंचिंग की जाती है, अगर कुछ कुछ एलॉय का रिक्वायरमेंट है कि नहीं उसे तुरंत ठंडा करो, डिपेंड करता है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर एलॉय में नहीं होता, इसीलिए बोला इसकी रेसिपी बनाई जाती है। ऐसे बस आप नहीं बोल सकते। जैसे कि अमेरिका में प्लैटिनम का आप ज्वेलरी लेंगे, तो उसमें ये होता है कि प्लैटिनम जब मोल्ड ये बनाया जाता है उसमें हमेशा थोड़ा सा वॉइड रहता है। एक्सरे में देखिएगा नहीं दिखेगा, हाई रेजोल्यूशन एक्सरे में देखिएगा धड़ा धड़ उसमें आपको वॉइड्स दिखेंगे। तो लोग इसमें जाके पकाते हैं उसको, और तब जब उसको आप पॉलिशिंग करते हैं तो बहुत स्मूथ सरफेस आता है, अंदर माइक्रो क्रैक्स नहीं है। तो मैं मनाता हूँ कि इंडिया में कोई लोग कर रहे हैं, ये शर्मनाक बात होगी भैया, इंडिया हम लोग इतना ज्वेलरी करते रहते हैं और हमारे पास ना हो, तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप क्वेंच कर देते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर जो बना है, अब डिपेंड करता है, ये केमिस्ट डिसाइड करेगा, इसीलिए बोला यहाँ रेसिपी बन रही है। ये बोला सर ये मटेरियल के लिए हमें ये माइक्रो स्ट्रक्चर चाहिए, ये माइक्रो स्ट्रक्चर डिजॉल्व कर जाएगा अगर आप धीरे धीरे टेम्परेचर घटाएंगे, तो धड़धड़ा के उसे टेम्परेचर घटाया जाता है। तो ये हो गया रेसिपी, ये समझना बहुत सही है। ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं हो बस प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ाओ फिर बंद कर दो ना, ये टाइम लगाया जाएगा संभाल के। तो अब बात करते हैं भविष्य के बारे में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, यानी कि देश का तरक्की इस पर डिपेंड करता है। ये मेरे को थोड़ा खराब लगने लगा, मैं जितना भी अमेरिकन वाले सबका देख रहा हूँ, सब लगे हाँ हमारे क्लाइंट्स हैं चाइना में है, इंडिया में, भैया इंडिया टंकी नहीं बना पा रहा है। तो ये समझना बहुत। और रहा बात की कहाँ इस्तेमाल होता है, राइट, ये है तो कहाँ इस्तेमाल होता है, शुद्ध जवाब हर जगह, हर जगह हर चीज में इस्तेमाल होता है, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे ज्वेलरी के लिए हो,
मैं जेन्युइनली बना रहा हूँ, कोई प्लीज मेरे को बता दो इंडिया में लोग इसको कर रहे हैं। तो ये सब में इस्तेमाल होता है। अब रहा बात की इसका फायदा क्या है, ये टेक्नोलॉजी खुद से काम नहीं करता, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास बाकी सारा चीज बम बम है, यानी कि और क्या जैसे आपने मान लिया सीएनसी में कोई पार्ट बनाया, क्या उसको लोग इसमें पकाएंगे? कई बार करते हैं, मतलब क्यों? वो ग्रेन का जो इशू है, कैसे बनाया गया लिक्विड, जब तक वो फोर्ज स्टील का नहीं हो या फोर्ज्ड एलॉय नहीं हो, जनरली उसमें वही पोर्स होंगे, वॉइड्स होंगे, वही अगर आप पका देते हैं मजबूत हो जाता है। तो ये समझिए मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है आपके देश का, उसको बम बम कर पाता है। यानी कि आप 3D प्रिंटिंग अगर करना चाहते हैं तो 3D प्रिंटिंग का अभी कोई मटेरियल लीजिएगा, जैसे ये सब टर्बाइन ब्लेड रशिया बनाता है, ब्रिटेन बनाता है, यूके बनाता है, यूएसए बनाता है, तो वो सब बहुत 3D प्रिंटर में बना लेना बहुत आसान चीज़ है। लेकिन वो अगर आप यूज करेंगे जेट में, ज़्यादा पावर नहीं लगा सकता, पावर बढ़ाएंगे टूट जाएगा। तो वो कैसे करें ये, क्योंकि समझ रहे इसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है, ड्रिलिंग करके तो होगा नहीं, ऑब्वियसली इसे 3D प्रिंटर से बनाना पड़ेगा। बना दिया आपने, बल्ले बल्ले, पकाओ कैसे? पकाने के लिए आपको इसमें लगता है, हिप में डालना पड़ता है। सेम रॉकेट इंजन में भी वही होता है कि रॉकेट इंजन बनाने का 3D प्रिंटर से बना लो, लेकिन जब तक उस इसके अंदर पकेगा नहीं तब तक उसकी ग्रेन बाउंड्रीज बॉन्ड नहीं होंगी, वो एक दूसरे से शादी अच्छे से नहीं करेगा, डिफ्यूजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जब तक वो नहीं है तब तक वो भगवान भरोसे हवा महल है, जहां इससे गुजर जाएगा तब वो बम बम हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और पाउडर मेटलर्जी से भी बहुत लोग बहुत चीज बनाते हैं। और ठीक है, आपने बना लिया, अब रहा बात कि आप चाहते हो कि इससे मैं टैंक चलाऊं, सर वो पाउडर मेटलर्जी उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आप उसे टैंक का पार्ट्स बनाए, लेकिन हाँ वो सस्ता होता है। आपको देश के लिए हजारों टैंक बनाने हैं, तो क्या करें? कोई टेंशन नहीं है जी, पका दो, एक स्टेप ऐड हो जाता है। लेकिन अब वो पाउडर्ड पार्ट वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे ले जाता है कि जहां पे फोर्ज्ड पार्ट है, और स्पीड बहुत होता है। डिपेंड करता है, अगर आप गरीब हो तो बात अलग है, अगर अमीर हो तो बड़ा बड़ा चेंबर आता है, इसमें दबा के पकाया जाता है, बम बम बनता है। और बाय द वे कुछ कुछ डिजाइन में ऐसा भी है कि आप पका सकते हैं दूसरे मटेरियल को इसके ऊपर, ताकि जैसे मान लिया आपको लुब्रिकेशन के लिए कोई मटेरियल चाहिए, उसके ऊपर लगा दिए, या कुछ एलॉयज के लिए ये किया जाता है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग मेटल का लगा देते हैं, वो एकदम बॉन्ड कर देते हैं अंदर ऊपर से, तो वो सब भी कर सकते हैं। अब रहा बात क्या इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ जाता है, क्योंकि ये बेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाया जाए। आपने मिलिंग कर लिया, कर लो, आपने फोर्जिंग कर लिया, कर लो, आपने पाउडर मेटलर्जी का, उसको पकाओ, तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहा है। अब रहा बात क्या इससे ऊपर कोई जा सकता है? हाँ, एक टेक्नोलॉजी है जो कहते हैं सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि एक क्रिस्टल, जैसे अगर आप लोग देखते होंगे सिलिकॉन कैसे बनाते हैं, सिलिकॉन का एक क्रूसिबल से एक बड़ा इंगट निकलता है जिसे आप काट काट के सिलिकॉन चिप बनाते हैं, वहां जाते हैं तो वो इससे बेटर जा सकता है। अब रहा बात, तो वो क्यों नहीं करते? इसमें मेजोरिटी 200 देश हैं पूरे प्लेनेट पे, मेजोरिटी लोग के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बहुत ज्यादा फचांग वाला चीज है, और सिंगल क्रिस्टल इससे भी बहुत ज्यादा फचांग है, और मेजोरिटी केस में ओवरकिल हो जाता है, उतना लोगों को जरूरत नहीं है। बट ये टेक्नोलॉजी जो है, जो भी देश इस पे महारत हासिल रखेगा वो धड़धड़ा के बहुत चीज बना सकता है, बहुत चीज बिना इसके। बोल रहे हैं ये पाउडर मेटलर्जी को लेता है, बोलता है भैया हम तुम्हें फोर्ज्ड लेवल का स्ट्रेंथ दे देंगे। और बोले फोर्ज पार्ट में हमेशा दिक्कत होता है कि उसमें एक्सियल स्ट्रेंथ होता है, आप ऐसे ऐसे मार रहे हैं, उस स्ट्रेंथ में आपका ग्रेन बम बम हो गया है, लेकिन दूसरे एक्सेस में नहीं हुआ है, ये सारे एक्सेस में करता है। और जैसे हिप रिप्लेसमेंट के लिए जॉइंट्स लगते हैं, वो सब लगते हैं, वो सब इसमें से जाता है। तो समझना बहुत जरूरी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है देश की तरक्की के लिए, खासतौर पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और न्यूक्लियर का तो कोई बात ही नहीं करना बिना इसके, न्यूक्लियर इसी के चलते स्टार्ट हुआ है। और बाय द वे न्यूक्लियर वेस्ट को हैंडल करने के लिए वो भी इसी से पका के भेजना पड़ता है। इसीलिए जब हंसी लगता है जब लोग होता है न्यूक्लियर सस्ता है, इसलिए ये बनाना पड़ा न्यूक्लियर को संभालने के लिए, सस्ता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हॉट आइसोस्टेरिक प्रेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को करने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।